हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बजट में हमारे दो क्वेश्चन देखने बाकी थे, उसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक बजट का लेक्चर देखा था जिसमें मैंने बजट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो छोटे छोटे वाले 6 क्वेश्चन थे। उन इलस्ट्रेशन को अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देखना और उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, तो आपको अच्छे से बजट वाले सारे इलस्ट्रेशन जो मॉड्यूल में दिए हैं 11 वो आपको क्लियर हो जाएंगे। मॉड्यूल में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है वो है कैश बजट का और फ्लेक्सिबल बजट का। आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है उसको भी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि था बड़ा इजी लेकिन टिपिकल लगता है सभी लोगों को कैलकुलेट करने के लिए। तो आज इन 3 क्वेश्चन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने डाले हैं। देन मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन सभी चैप्टर के मैंने वीडियो डाले हैं। तो आप अगर चाहते हो कि कोई मैं नया एक्स्ट्रा यूनिट लूँ फाइनेंस में से और या तो कंपनी अकाउंट्स में से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, अपना सजेशन दीजिएगा। अगर कोई आप यूनिट चाहते हैं जिसमें आपको टिपिकलिटी लगती है और उसको अगर मैं डिस्कस करूँ और उन इलस्ट्रेशन को अगर आपको टिपिकल लगता है, उन पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उन इलस्ट्रेशन के नंबर के साथ आप मुझे बता सकते हो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट और कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से, इन दोनों में से अगर कोई भी इलस्ट्रेशन आपको टिपिकल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, और अगर कोई डाउट होता है तो उसको भी हम सोल्व करेंगे। और हमारा एक ग्रुप है अक्षय एकेडमी करके, अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उसे भी बताओ कि ऐसे करके हम इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो भी हमारा ग्रुप बड़ा हो जाएगा। हम सबका एक ही टारगेट है कि सीए में बनना है, और दिसंबर 2020 की एग्ज़ाम में हम सबको ग्रुप 2 और अच्छे मार्क्स के साथ पूरे एग्जाम्सन के साथ क्लियर करना है। तो इसीलिए आपका भी सपोर्ट रहेगा, मेरा भी सपोर्ट रहेगा, सब मिलके ग्रुप 2 को कंप्लीट करने की पूरी मेहनत करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो कि है रिलेटेड टू द कैश बजट से रिलेटेड है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा छोटी छोटी जो 3 टर्म यहाँ पे दी है उसको। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडिंग ऑफ जून एंड होता है तब तक के 3 मंथ, मतलब कि जून में एंड अप्रैल में जून 3 महीने का बनाना है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड, 4 चीज़ें दी है और यहाँ पे 5 मंथ की इन्फॉर्मेशन दी है। क्रेडिट टर्म दी है। अब ये टर्म को खास समझना जरूरी है। सेल्स इट मीन्स डेटर, 10% आर कैश सेल, इट मीन्स 90% आर क्रेडिट सेल। तो वो 90% पैसा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा उसके लिए यहाँ पे दिया है। 50% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ, इट मीन्स अगर मैंने फरवरी में सेल किया है तो उसका पैसा मुझे मार्च में मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में। ओके, एंड द बैलेंस इन फॉलोइंग मंथ मतलब कि जो रिमेनिंग बाकी रहेगा वो पैसा उसके बाद वाले मंथ में मिलेगा। कैसे होगी कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। क्रेडिटर 2 मंथ, मटेरियल 2 मंथ, इट मीन्स कि अगर फरवरी में जो हमने माल खरीदा है तो उसका पेमेंट हम कब करते हैं, अप्रैल में करते हैं, आफ्टर 2 मंथ। फरवरी में 9600 है तो उसका पेमेंट कब होगा, अप्रैल में होगा। या 9000 मार्च वाले है उसका पेमेंट कब होगा, मई में होगा। और अप्रैल के 9200 है उसका पेमेंट जून में होगा। वेजेस 1/4 मंथ, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओवरहेड 1/2 मंथ। कैश एंड बैलेंस ऑन 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस एक्सपेक्टेड दिया है 6000। द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पे जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी है वो पर्टिकुलर मंथ की इनकम या तो एक्सपेंस होगी। तो अगर कैश रिसीव हुए तो हम रिसीव में लिखेंगे और पेमेंट हुआ है तो पेमेंट में लिखेंगे। तो इसको पहले हम पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में ये टर्म हमारी बाकी रहेगी। तो पहले देखो, प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल इन अ फरवरी मंथ में इंस्टॉल करी है।
एट अ कॉस्ट 96,000। मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 इज पेएबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। अप्रैल से लेके हर महीने तक हम 2,000 का इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हैं। तो पेमेंट में इसको हम दिखाएंगे 2,000 एवरी मंथ पेमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,000 2,000 2,000 अप्रैल में एंड जून में। तो ये थी फर्स्ट पॉइंट की इफेक्ट। डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख विल बी पेड ऑन 1 जून। जून में की फर्स्ट डेट को हम पे कर रहे हैं 5% डिविडेंड। तो 2 लाख रुपीज़ के 5% करो 10,000 रुपीज़। तो डिविडेंड पे किया है तो पेमेंट में होगी एंट्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेफरेंस डिविडेंड कब है, जून में 10,000 है। देन नेक्स्ट, एडवांस टू बी रिसीव फॉर सेल ऑफ व्हीकल 9,000 इन जून। पैसे रिसीव हुए, इट मीन्स कैश रिसीव कितना हुआ 9,000 जून मंथ में। यहाँ पे लिखा है एडवांस फॉर सेल ऑफ व्हीकल। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। डिविडेंड रिसीव्ड होने वाला है, पहले था वो पेड था, ये रिसीव है, तो रिसीव है जून में, तो जून में लिखेंगे 1,000। तो ये जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी तो एंट्री हमें पहले कर ही देनी है, उसके बाद जो टिपिकल लगते हैं उसकी एंट्री देखनी है। नाउ इन तीनों में से क्रेडिटर वाला पॉइंट ईजी है तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 मंथ की है, मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है। फरवरी में जो परचेस की है उसका हम पेमेंट करेंगे अप्रैल में। तो अप्रैल में कितना आएगा 9,600, फिर मई में आएगा 9,000 एंड 9,200। तो पेमेंट की कॉलम में आप आंसर में देख सकते हो यहाँ पे मटेरियल 9,600, 9,000 एंड 9,200। ओके, नाउ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है वो है डेटर की एंड वेजेस की एंड ओवरहेड की। तो मैं इसकी एक वर्किंग नोट देख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सेल्स है 14, 15, 16, 17 एंड 18,000। उसमें से 10% इज अ कैश सेल। इट मीन्स कि 16,000 का मैं 10% करूँ 1,600 कैश सेल। तो कैश सेल जिस मंथ में होता है उसी मंथ में कैश मिल जाती है। तो कैश रिसीव कितना हो जाएगा 1,600, 1,700 एंड 1,800। तो मैं कैश सेल लिख के लिखूँगा 1,600। यहाँ पे देखो कैश सेल 1,600, 1,700 एंड 1,800, क्योंकि जिस मंथ में हम सेल कर रहे हैं उसी मंथ में हमें कैश मिल गई। नाउ बाकी रहा 90% क्रेडिट सेल, इसके बाद वाला पोर्शन। तो उसके लिए हमें बोला है 50% नेक्स्ट मंथ में और बाकी का जो 50% है वो आने वाले नेक्स्ट मंथ में, मतलब 1 महीने बाद और 2 महीने बाद ऐसे पैसा मिलेगा। तो पहले वर्किंग नोट करते हैं हम डेटर की। देखो यहाँ पे मैंने लिखा मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। 5 मंथ का सेल लिखा है 14,000, 15, 16, 17 एंड 18,000। उसमें से 10% कैश सेल था, तो हमने 1,600, 17 एंड 1,800 डायरेक्टली लिख दिया कैश सेल रिस्पेक्टिव मंथ में। अब जो 90% पार्ट बचा, कितना बचेगा 12,600, 13,500, 14,400, 15,300, 16,200। ये बचा 90% पार्ट। इसके लिए बोला है कि जो इसका 50% है वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। इट मीन्स अगर फरवरी का मैं 50% करूँ 12,600 का, तो वो होगा 6,300। तो वो पैसा कब मिलेगा नेक्स्ट मंथ में, और जो रिमेनिंग 6,300 है वो उसके अगले वाले मंथ में मिलेंगे। इट मीन्स अप्रैल में मिलेंगे। तो जो फरवरी के पैसे हैं वो मार्च में भी मिलेंगे और अप्रैल में भी मिलेंगे। 50% नेक्स्ट में, इट मीन्स फरवरी का नेक्स्ट कौन सा होता है मार्च, और इसका नेक्स्ट कौन सा होगा अप्रैल। तो 50% अप्रैल में मिलेंगे। नाउ रिमेनिंग 13,500, उसका 50% करो 6,750। तो इसका नेक्स्ट मंथ में कितना मिलेगा 6,750, और फॉलोइंग मंथ में कितना मिलेगा 6,750। सेम वे 14,400 का 50% करो, नेक्स्ट मंथ में मिलेगा 7,200 एंड 7,200 उसके नेक्स्ट वाले मंथ में। 15,300 का 50% करो 7,650। नाउ उसके बाद 7,650 इसके अगले मंथ में मिलेंगे, लेकिन हम बजट बना रहे हैं अप्रैल में इन जून का। तो इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, तो इट मीन्स अप्रैल में टोटल अमाउंट रिसीव कितना होगा 13,050। मई में होगा 13,950 एंड जून में रिसीव होंगे 14,850। तो ये मतलब होता है 50% नेक्स्ट मंथ। इट मीन्स इसकी 50% अमाउंट नेक्स्ट मंथ में, और जो भी रिमेनिंग 50% है वो उसके बाद वाले मंथ में।
तो ये टोटल जो भी कैश रिसीव होगी उसको हम रिसीव की कॉलम में लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम रेटर एज पर वर्किंग नोट 13,015, 13,950, 14,850। आप ये आंसर के साथ टेली कर सकते हो जो भी हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है, वो के है वेजिस एंड ओवरहेड। वेजिस के लिए 1/4 मंथ बोला। इट मीन्स क्या होता है, जो भी मंथ होता है हमारा 30 डेज का, उसको डिवाइड बाय 4 करो तो 4 वीक मिलते हैं। इट मीन्स कि हम वेजिस को पे कर देते हैं एवरी वीक एंड पे। तो फर्स्ट से शुरू करो, अगर पहली तारीख से हमारा वीक स्टार्ट होता है तो हम उसको 7 तारीख तक पे कर देते हैं। नेक्स्ट वीक चालू होता है 14 तक पे करेंगे, थर्ड स्टार्ट होगा तो 21 को करेंगे, उसके बाद आगे। इट मीन्स 1/4 मंथ हम एवरी वीक पेमेंट करते हैं उसे। तो हम जो लास्ट मंथ वाला होगा पेमेंट, इस मीन लास्ट वीक जो खत्म होगा उसका पेमेंट अगले मंथ में करेंगे। बाकी के जो 3 वीक है उसका पेमेंट वही मंथ में होगा। तो हम उसको टर्म को अगर एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे करेंगे कि 75% जो पेमेंट है वो रिस्पेक्टिव वही मंथ में होगा, लेकिन जो 25% पार्ट है 4 वीक में से 1 वीक लास्ट वाला है उसका पेमेंट हम अगले मंथ में करेंगे। तो यहाँ पे देखो वेजिस 3,000, 3,000, 3,200, 3,600 एंड 4,000। तो इसका 1/4 बोला, तो इन टर्म को अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना 75% सेम मंथ में और 25% नेक्स्ट मंथ में पे होगा। देखो मैंने यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वेजिस लिखा, और जो 1/4 टर्म है उसका मतलब होता है 75%। इट मीन्स जो 4 वीक का हमारा महीना होता है उसमें से 3 वीक का पेमेंट हम रिस्पेक्टिव वही मंथ में कर देंगे, लेकिन 1 वीक का जो पेमेंट है वो आगे वाले मंथ में जाएगा, बिकॉज ऑफ डेट ऊपर नीचे होती है इसलिए। तो यहाँ पे 3,000 है, उसको 75% हम फरवरी में ही पेमेंट कर देंगे, बट जो 25% पार्ट है 750 वो मार्च में पे होगा। सेम वे 3,000 का 2250 मार्च में पे होगा, लेकिन जो 750 है वो नेक्स्ट मंथ में। सेम वे यहाँ पे 3,200 का 75% 2,400 सेम मंथ में, लेकिन जो 25% पार्ट है 800 वो नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। सेम वे यहाँ पे और यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, और अपना जो भी 3 महीने का बजट है उसका टोटल कर दो तो 3,150, 3,500, 3,900। इट मीन्स कि हम वेजेस का पेमेंट कितना करने वाले हैं तीनों मंथ में, 3,150, 3,500, 3,900। तो ये पेमेंट की कॉलम में हम लिख देंगे वेजेस वर्किंग नोट नंबर 2 3,150, 3,500, 3,900। ओके, नाउ नेक्स्ट बचा है ओवरहेड। ओवरहेड के लिए बोला है 1/2। तो इन टर्म को कहा जाता है 50% सेम मंथ एंड 50% नेक्स्ट मंथ में। इट मीन्स एवरी 15 डेज के बाद पेमेंट होता है, 15 दिन के बाद उसको पे करते हैं। तो जो नेक्स्ट पेमेंट मिलेगा वो अगले मंथ में मिलेगा, तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 50% सेम मंथ में, 50% नेक्स्ट मंथ में। इस टर्म को अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, अगर इसकी जगह 1/8 हो तो भी 87.5% सेम मंथ में और 12.5% नेक्स्ट मंथ में होगा। 1/8 होगा तो हर 3.5 दिन के बाद पेमेंट होता है। तो ओके, तो ये एक और टर्म आती है 1/8 मंथ। ओके, तो नाउ ओवरहेड के लिए 1/2 है, तो हम 50% सेम मंथ और 50% नेक्स्ट मंथ में करेंगे। ना ओवरहेड फरवरी, मार्च, अप्रैल में उसके ओवरहेड हमें दिए हैं 1,700, 1,900, 2,000, 2,200, 2,300। 50% सेम मंथ में करेंगे, इट मीन 1700 का 50% करो 850, और 50% बचा हुआ नेक्स्ट मंथ में पे होगा। 1,900 का 50% 950 नेक्स्ट मंथ में पे होगा। सेम वे 2,000 का 50% सेम मंथ में और 50% नेक्स्ट मंथ में, और सेम वे 2,200 का 50% सेम, 50% नेक्स्ट। तो जो भी हमारा आएगा उसका टोटल करो 1,950, 2,100, 2,250। इसको हम पेमेंट की कॉलम में लिख देंगे ओवरहेड 1,950, 2,100, 2,250। तो ये था ओवरहेड। तो इन 3 टर्म को आपको याद रखना है कि कैसे कैलकुलेट होती है इन
3 टर्म्स को। पहले मैं बता दूं अगेन रिपीट करके, अगर 1/2 है तो आपको 50% सेम मंथ में लेना है, 50% नेक्स्ट मंथ में लेना है। अगर 1/4 है तो आपको 75% सेम मंथ में लेना है और 25% नेक्स्ट मंथ में लेना है। और अगर 1/8 दिया है तो 87.5% सेम मंथ में और 12.5% नेक्स्ट मंथ में लेना है। ओके, और डेटर के लिए आपको ऐसे क्लियरली डिफाइन करके दे देंगे। तो ये मेजोरिटी एक्सपेक्टेड सम था जो पूछा जा सकता है कि एग्जाम में। नाउ अब इसके टोटल की बारी आती है। तो टोटल हम करते हैं 6000 ओपनिंग बैलेंस दिया था, पहले इनकम जो टोटल रिसीव हुआ उसका टोटल होता है, फिर टोटल एक्सपेंस होती है, फिर डिफरेंस आता है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है 3950। इसको अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा, अप्रैल का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग होगा। अगेन यहाँ का टोटल होगा और यहाँ पे एक्सपेंस माइनस की जाएगी तो अगेन क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 3000। इसको ऊपर रख देंगे 3000, अगेन इसका टोटल करके लास्ट मिलेगा 2300। इट इज़ अवर आंसर, क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ जून मंथ। तो ये था केस बजट का पूरा जो सम मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया, इसके बाहर एक भी टर्म नहीं आती है। ओके, ये मैंने सारी टर्म केस बजट की कवर कर ली है। नाउ एक बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट का सम। फ्लेक्सिबल बजट का सम काफ़ी इजी है, इसमें खाली सेमी वेरिएबल को बाइफरगेट करना इम्पोर्टेंट है, बाकी जो वेरिएबल पार्ट होता है वो पर यूनिट ले लेना है और फिक्स है वो टोटल में लेना है। द मंथली बजट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंसर्न 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटी वेर एज फॉलो। बजटेड यूनिट दिए है और कैपेसिटी दी है 600 एंड 1000। वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर, ये दोनों पार्ट क्या है, वेरिएबल पार्ट है। मेंटेनेंस एंड पावर, ये दोनों सेमी वेरिएबल है। डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, ये दोनों फिक्स है। यहाँ पे देखो फिक्स्ड होगा वो टोटल में सेम होगा 4000 4000 1000 1000। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बाइफरकेट करके नहीं बोला है कौन सा पार्ट वेरिएबल है और कौन सा फिक्स है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ आगे इंडिकेट द फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, वो हमने कर दिया। फिक्स कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। प्रिपेयर बजट, 80% कैपेसिटी से बजट क्या होगा। और फाइंड आउट द कॉस्ट एंड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट आउटपुट 60, 80 एंड 100% कैपेसिटी पे भी हमें बजट बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो तो पर यूनिट में सेम होगा, फिक्स्ड वाला टोटल में सेम रहेगा। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो है मेंटेनेंस 1100 1500। तो इसमें से फिक्स्ड का पार्ट कितना है और वेरिएबल का पार्ट कितना है वो हमें जानना होगा। यहाँ पे 60% एंड 100% पे दिया है 600 यूनिट एंड 1000 यूनिट। तो पहले हम 80% कैपेसिटी पे बजट बनाते हैं। तो 80% कैपेसिटी पे बजट बनाते हैं, आउटपुट कितना होगा 800 होगा, क्योंकि 100% कैपेसिटी पे 1000 यूनिट दिए हैं तो 80% कैपेसिटी पे कितने यूनिट बनेंगे 800 बनेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है वेजेस, तो वेजेस और कंज्यूमेबल स्टोर, यहाँ पे देखो 1200 दिया है और यूनिट है 600। तो 1200 डिवाइड बाई 600 करो, पर यूनिट 2 आएगा। 900 डिवाइड बाई 600 करो, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे वेजेस 2 पर यूनिट इंटू कर देंगे 800 से 1600 मिल जाएगा। 1.5 पर यूनिट मिलेगा। 900 डिवाइड बाई 600 यूनिट कर लिए, इंटू 800 कर दो 1200 आंसर मिलेगा। डेप्रिसिएशन 4000, इंश्योरेंस 1000, ये दोनों फिक्स्ड एक्सपेंस है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहेगा। बात करते हैं मेंटेनेंस की और पावर एंड फ्यूल की, तो ये सेमी वेरिएबल पार्ट है तो उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे देखो मेंटेनेंस है 1100 एड्स पर द 600 यूनिट प्रोड्यूस एंड 1000 प्रोडक्शन पे। तो इसको हम डिफरेंस इन यूनिट एंड डिफरेंस इन एक्सपेंस लेके एक छोटी सी मेथड है उससे कैलकुलेट करेंगे। आप देखते हो आंसर में। देखो पहले मेंटेनेंस की बात करते हैं। पहले अमाउंट देखो 1100 में से कितनी हो गई है 1500, इट मीन्स इंक्रीज कितना हुआ 400। अगर यूनिट हमने इंक्रीज कितने किए तो 600 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने प्रोडक्शन किया 1000 यूनिट का, इट मीन्स 400 एक्स्ट्रा यूनिट बने
तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितनी हो गई, 400 हो गई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 400 रुपीज़ डिवाइड बाई 400 यूनिट करूँ तो मैंने जितने भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाए पर यूनिट मेरी कॉस्ट कितनी आई है, 1 रुपीज़ आई है। पर यूनिट कॉस्ट किसकी आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है। तो अगर 600 यूनिट प्रोड्यूस किए, एक्सपेंस हुई 1100, तो 600 में से 1 रुपये का इंटू कर दूँ, 600 इंटू 1, तो 600 हमारी क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो क्या करूँगा, टोटल हमारी है 1100, टोटल एक्सपेंस कितनी हुई है 1100, उसमें से 600 इज़ अ वेरिएबल पार्ट, तो 500 क्या होगा हमारा फिक्स्ड वाला पार्ट। इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो अगेन करते हैं चेक। यहाँ पे 1000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, पर यूनिट है 1 रुपीज़, तो 1000 इंटू 1 करो तो 1000 इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी एट 100% कैपेसिटी। नाउ टोटल एक्सपेंस हुई 1500 टोटल है, उसमें से 1000 वेरिएबल माइनस कर दो तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा कितना, 500, वो क्या होगी, फिक्स्ड एक्सपेंस होगी। नाउ यहाँ पे मेंटेनेंस में 500 फिक्स मिल गई है, तो हम आंसर में क्या करेंगे, मेंटेनेंस 500 तो फिक्स है, प्लस कर देंगे 1.5 पर यूनिट, 1.5 पर यूनिट है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैपेसिटी से। लेकिन देखो 800 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 800 प्लस 500 करो, टोटल होगा 1300। तो मॉड्यूल में यहाँ पे जो आंसर 1.5 दिया है वो प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे ओनली 1 आएगा, क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी मिली है, 1 रुपीज़ मिली है। तो ये 1 रुपीज़ है, वहीं वहाँ पे लिखेंगे हम। और यूनिट कितने हैं, 800, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रुपीज़ इंटू 800 और प्लस कर देंगे 500, तो आंसर मिलेगा 1300। तो आप ये रेक्टिफाई कर लेना, 0.50 नहीं है यहाँ पे, ओनली 1 आएगा। नाउ बात करते हैं पावर एंड फ्यूल की। पावर एंड फ्यूल में अमाउंट कितनी थी, 1600 थी, 2000 हो गई, इट मीन्स 400 इंक्रीज हो गई। और यूनिट कितने थे, 600 थे, 1000 हो गए। अगेन सेम, यहाँ पे भी 400 एक्स्ट्रा यूनिट बनाए तो एक्सपेंस कितनी इंक्रीज हो गई, 400, तो पर यूनिट कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 रुपीज़ का। नाउ 600 इंटू 1 करो और टोटल एक्सपेंस हुई है 1600, उसमें से वेरिएबल पार्ट माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1000 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ यहाँ पे अगर चेक करना हो तो 1000 टोटल यूनिट है, इंटू 1 करो तो 1000 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, टोटल है 2000, माइनस कर देंगे वेरिएबल पार्ट 1000, तो हमें मिलेगा 1000। दोनों तरीके से आप आंसर करो सेम मिलेगा 1000 रुपीज़। तो 1000 फिक्स है और प्लस 1 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इंटू कर देंगे 800 से, तो आंसर मिलेगा 1800। एज पर 80% कैपेसिटी से ये बजट बनेगा हमारा। ओके, एक यहाँ पे जो प्रिंट मिस्टेक है वो आप रेक्टिफाई कर लेना, 1 रुपीज़ है, यहाँ पे 1.5 नहीं आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे 60%, 80% एंड 100% कैपेसिटी पे जो बजट बनाने को बोला है वो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। 60 एंड 100 का तो बजट दिया है हमें, ओके, और हमने 80% का बना लिया है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब। तो ये आपके लिए है, आप देख लेना इसे आंसर एक बार तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सम, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था और लास्ट दिसंबर 2019 की एग्ज़ाम में पूछा गया था कॉस्टिंग वाले पेपर में। 3 आर्टिकल XYZ आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, दे पास टू कॉस्ट सेंटर A and B. From the data furnished compliance the statement of budget machine utilized in a both the center. दोनों सेंटर में मशीन यूटिलाइज होती है। सेल्स बजट फॉर द ईयर दिया है, एनुअल सेल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। नाउ ये जो लास्ट वाली टर्म है वो किसी को समझ नहीं आती है। यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट टू द 2 मंथ ऑफ सेल। ये अगर 4800 पूरे साल का सेल है तो उसको 12 से डिवाइड करो और इंटू 2 से कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। सेम वे यहाँ पे है 2400, 12 से डिवाइड करो 200 पर मंथ मिलेगा। इक्विवेलेंट 2 मंथ है तो इंटू कर दो 2, तो 400 इज अ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे भी 400 और यहाँ पे भी 400। नाउ यहाँ पे दिए हैं मशीन आवर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अगर एक यूनिट बनाना है, एक्स का बनाना है तो ए में लगेगा 30 एंड 70, 200, 100, 30 एंड 20, ये आवर्स दिए पर यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ मशीन कितनी है ए और बी में, 284 है और 256 है और टोटल है 540।
टोटल वर्किंग आवर ड्यूरिंग द ईयर है 2500 आवर पर मशीन। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें ए बी और सी सॉरी एक्स वाई जेड हम तीनों प्रोडक्ट बनानी है, तो कितनी कितनी मशीन लगेगी और कितना टाइम लगेगा वो पूछा है हमें। तो पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्शन कितना आएगा, तो सेल्स जो है उसमें प्लस कर देंगे क्लोजिंग और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। तो हमें आंसर मिलेगा प्रोडक्शन 5000, 2500 एंड 2000, इतना प्रोडक्शन करना है हमें। तो मशीन अवेलेबिलिटी भी देखेंगे हम। देखो प्रोडक्शन करना है 5000 यूनिट का, 2500 का और 2000 यूनिट का। सेम वे बी सेंटर में भी वही आंसर। नाउ आवर्स दी है, उसको कितना टाइम लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए। जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा 30, 230 और बी में लगेगा 70, 120। तो ये टाइम दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से यहाँ पे। तो टोटल मशीन आवर कितनी चाहिए 1,50,000, 5 लाख एंड 60,000। सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7,10,000 यहाँ पे आएगा 6,40,000। नाउ ए और बी सेंटर में मशीन कितनी थी हमारे पास, ए में थी 284 और 256 थी बी में। तो कितनी मशीन कहाँ पे अलोकेट करनी पड़ेगी हमें। तो देखो टोटल है 7,10,000 आवर्स और हमारे पास मशीन कितनी है 284। तो 60,000 आवर्स के लिए कितनी चाहिए, 5 लाख के लिए कितनी और 1,50,000 के लिए कितनी। तो हम क्या करेंगे 60,000 इंटू 284 डिवाइड बाई 7,10,000, तो 24 मशीन। जेड में कितनी चाहिए 24 मशीन, वाई में कितनी चाहिए 200। कैसे आई 5 लाख इंटू 284 डिवाइड बाई 7,10,000, तो 200 मिलेगा। तो ये नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर इतनी होगी हर एक सेंटर में, एक्स वाई एंड जेड में। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी इजी वन था। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या तो कोई भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।